हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हिस्ट्री में चैप्टर 1 जो कि है एटियम के तथा अस्थिया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, ये है मेरा सोशल मीडिया अकाउंट। सारा का सारा आप लोगों को क्लासमेट अड्डा के नाम से ही मिल जाएगा। यदि आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही यदि आपको पर्सनली बात करना है तो इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा अपडेट चाहिए तो मेरा फेसबुक पेज है, ठीक है, जहां पर आप लोगों को एक्स्ट्रा अपडेट वगैरह मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये है मेरा ट्विटर अकाउंट और ये है यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना चैप्टर के साथ, और जिसमें मैं आप लोगों को हर एक लाइन बाय लाइन आप लोगों को चैप्टर को बता दूंगा कि चैप्टर है क्या। वैसे उतना लंबा चैप्टर पढ़ के फायदा नहीं है। जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी इंपॉर्टेंट है, वो सारा का सारा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। साथ ही जितने भी इसमें से क्वेश्चन आंसर आएंगे, मतलब जिससे जितने भी क्वेश्चन निकल सकते हैं इससे, मैं सारा का सारा आप लोगों को बता दूंगा, ताकि आप लोगों का एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए वो सारा का सारा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें आप लोगों को सबसे पहला बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता एक सुविकसित नगर सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक सुविकसित नगरीय सभ्यता थी। ये ग्रामीण सभ्यता नहीं बल्कि एक शहरी सभ्यता थी। और कहा जा रहा है कि यह मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, और न केवल भारत की अपितु संपूर्ण विश्व की कांस्यकालीन सभ्यताओं में एक महान सभ्यता थी। कह रहा है कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, मतलब मिस्र की सभ्यता जिस टाइम थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता जिस टाइम की थी उसी टाइम का इसको भी माना जाता है। साथ ही कह रहा है कि ये कांस्यकालीन सभ्यता थी। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक महान सभ्यता थी। आगे आपको बताया जा रहा है कि सॉरी कह रहा है आप लोगों को कि हड़प्पा की मोहर संभवतः हड़प्पा के मोहर हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक वस्तु स्थिति का बोध कराती है। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए गए इन मोहरों पर ऐसी लिपियों से चिन्हित चिन्ह अंकित है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो मोहर पाया गया है वो मोहर सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी, सबसे पहला। दूसरा आप लोगों को इसी में बताया जा रहा है कि इसमें जो भी चित्र अंकित किया गया है या जो भी चिन्ह बनाया गया है वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। मतलब जिस लिपि का इस्तेमाल किया गया है उसको अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका है। ठीक है, आगे आप लोगों को बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को यदि बात किया जाए तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण जहां ये संस्कृति पहली बार खोजी गई यानी हड़प्पा नामक स्थान के नाम पर किया गया। मतलब ये जो सबसे पहले पाया गया था हड़प्पा में, और हड़प्पा पे पाए जाने के कारण ही इस संस्कृति का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2600 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 2600 साल पहले से लेकर के लगभग 1900 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म को 1900 साल पहले तक के समय का इसका काल निर्धारण किया गया है। कह रहा है कि इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र, इस सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र का बात किया जाए तो कहाँ कहाँ है, तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, लोथल, गनवारी वाला, धोलावीरा, कालीबंगन, बनवाली, राखीगढ़ी, उसके बाद सुतको, उसके बाद सुतको तो तदा, उसके बाद रंगपुर तथा रोजद्दी आदि है। तो ये सभी जगह है जो हड़प्पा सभ्यता में पाया गया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता आप कह सकते हैं कि हड़प्पा में ही पाया गया है। ये सारा का सारा जगह है, थोड़ा सा दूर है कुछ तो कुछ सामने है। आगे आपको लोगों को बताया जा रहा है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता एक विस्तृत सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी एक विस्तृत, एक फैला हुआ एक बड़ा सभ्यता थी। इसका क्षेत्रफल लगभग 12,50,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल का यदि बात किया जाए तो ये 12,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पूर्व और पश्चात में भी संस्कृतियां की सत्ता थी। कह रहा है कि इससे पहले भी वहां पर सभ्यता थी और इसके बाद भी सभ्यता और संस्कृति थी, जिन्हें क्रमशः
आरंभिक एवं परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। तो जो हड़प्पा काल से पहले का है उसको आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहा गया, जो बाद का है उसको परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ठीक है ना। आगे आप लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी। हड़प्पा सभ्यता से पहले का यदि बात किया जाए तो बस्तियां जो होती थी छोटी होती थी, और यहाँ से हम लोगों को कृषि, पशुपालन, शिल्पकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए। और हड़प्पा से हम लोगों को क्या क्या प्राप्त हुआ, तो कृषि, पशुपालन और शिल्पकारी, इन सभी का साक्ष्य हम लोगों को वहां पर मिला है। आगे कह रहा है कि हड़प्पा वासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। हड़प्पा वासी जो था उसका मुख्य व्यवसाय की यदि बात किया जाए तो उसका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि थी। आगे कह रहा है कि वहां के विशाल अन्नागारों के अवशेष से स्पष्ट होता है कि उपज आवश्यकता से अधिक होती थी। वहां पर जो गोदाम पाया गया है, अन्नागार जिसको गोदाम बोला जाता है, गोदाम पाया गया है, इससे ये स्पष्ट होता है कि वहां का जो उपज होता था जितना लोगों की आवश्यकता थी उससे ज्यादा होती थी, जिसके कारण गोदाम बनाने की आवश्यकता पड़ गई थी। आगे कह रहा है कि हड़प्पा के पूरा स्थलों में मिले गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, राई और मटर जैसे अनाजों के दाने एवं पशु पक्षियों की हड्डियां से हड़प्पाई लोगों के खान पान की जानकारी मिलती है। सही बात है। अब हड़प्पा सभ्यता के लोगों का खान पान क्या था, वो लोग किस प्रकार का खाना पीने का इस्तेमाल करते थे, तो इसी से पाया गया कि जो जो पाया गया है अनाज वगैरह उसी से पता चलता है। तो जैसे क्या क्या उपयोग करते थे, तो गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, राई, मटर, ये सब थे। साथ ही पशु पक्षी के जो हड्डी मिले हैं उससे पता चलता है कि किस किस पशु पक्षी का उपयोग करते थे। ठीक है। आगे आप लोगों को बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का जो अधिकांश क्षेत्र है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है। अर्ध शुष्क मतलब वह क्षेत्र है जहां ना तो बहुत ज्यादा गर्मी हो ना ही बहुत ज्यादा ठंडी, मतलब एक तरीके से बोले तो सूखा नहीं है ज्यादा, मतलब सूखा तो है लेकिन ज्यादा नहीं है, जहां कृषि के लिए संभवतः सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। कह रहा है कि वहां पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी कृषि के लिए। कह रहा है कि अफगानिस्तान के सोतुरघई नामक स्थान से हड़प्पा सभ्यता के सिंचाई नहर का अवशेष मिलना इस बात का प्रमाण मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए समझने वाली बात यह है कि यदि सिंचाई का यदि बोला जाए कि अवशेष कहाँ मिले हैं, तो वो अफगानिस्तान के सोतुरघई नामक स्थान में मिला है। ठीक है, सिंचाई के लिए नहर का प्रमाण मिला है। आगे कह रहा है कि हड़प्पा लोगों का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय पशुपालन भी था। हड़प्पा का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या था, पशुपालन भी था, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी। कह रहा है कि यहाँ पर प्राप्त मोहरों से पता चलता है कि हड़प्पा के निवासी गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर आदि पालते थे, ये सब पालते थे। साथ ही साथ कह रहा है कि कुबड़ वाला सांड इनका प्रिय जानवर था। इनका प्रिय जानवर जो था वो था कुबड़ वाला सांड। कह रहा है कि हालांकि प्रमाण सहित नहीं कहा जा सकता कि हड़प्पावासी घोड़े से परिचित थे अथवा नहीं। देखिए प्रमाण जो है उसका स्पष्ट नहीं है कि वो लोग घोड़े का इस्तेमाल करते थे या नहीं करते थे। ठीक है, मतलब इसका प्रमाण नहीं मिला है अभी तक। आगे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के बर्तन मिट्टी, धातु तथा पत्थर से बनाए जाते थे। कह रहा है कि यहाँ बलुई पत्थर से बनी चक्कियां भी मिली है। देखिए यहाँ पर जो बर्तन वगैरह बनाए जाते थे मिट्टी के भी बनते थे, धातु के भी बनते थे, और साथ ही साथ यहाँ पर कह रहा है कि वहां पर बलुई पत्थर से बने चक्कियां भी मिली है। बलुई पत्थर का चक्की जो कि पीसने के लिए आटा, गेहूं वगैरह पीसने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आगे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा था, किंतु सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शहर मोहनजोदड़ो था। कह रहा है कि सबसे पहला खोजा गया शहर क्या था, हड़प्पा था, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो था वो था मोहनजोदड़ो। कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण मतलब जो खोज करते हैं पुरानी चीजों का खुदाई करने के बाद, तो उसका पहला जनरल जो था अलेक्जेंडर कनिंघम था, और इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उसको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। साथ ही कह रहा है कि मोहनजोदड़ो एक विशाल शहर था। यह 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था और 2 भागों में विभाजित था। ये मोहनजोदड़ो जो है 125 हेक्टेयर तक फैला हुआ था, और कह रहा है कि ये शहर जो था 2 भागों में बटा हुआ था। शहर के पश्चिम में एक किला या दुर्ग था और पूर्व में नीचे एक बसा हुआ नगर था। देखिए इसका यदि पश्चिम की तरफ देखा जाए तो पश्चिम की तरफ एक किला था या दुर्ग। दुर्ग मतलब जो होता है ऊंचाई पर बना होता है, और दूसरा जो होता है पूरब की ओर जो था वो नीचा शहर था, नीचे बसा हुआ शहर था। कह रहा है कि दुर्ग की संरचना कच्ची ईंटों के
ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई थी। जो दुर्ग था वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया था। ठीक है, आगे कह रहा है आप लोगों के मोहनजोदड़ो की गलियां तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। मोहनजोदड़ो की गलियां सड़कों को देखा जाए तो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, और कह रहा है इसके आधार पर कहा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था। और इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि वो एक नियोजित शहर था, मतलब एक सोची समझी शहर थी। पहले उसको सोचा गया कि कैसे बनाया जाना है, और उसके बाद फिर जाकर के वो उसको बसाया गया था। आगे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का एक खूबसूरत दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। ये भवन एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने होते। और मोहनजोदड़ो का यदि निचला शहर का बात किया जाए तो एक खूबसूरती को बताता है। कैसा? तो एक जो भवन होता था वो बीच में एक आंगन होता था, और उसके चारों तरफ से जो था वो कमरा बना हुआ था, घर बना हुआ था। आगे कह रहा है कि प्राय सभी मकानों में रसोई घर था। सभी मकान जो था उसमें रसोई घर था, स्नानागार था, शौचालय था और कुएं भी होते थे, मतलब कुआं भी था। कह रहे कि हालांकि आंगन प्राय चौरस होता था, लेकिन आंगन जो होता था वो चौरस होता था। चलिए, ये आपका पहला वीडियो, ये हम लोग 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये पहला था, आप लोगों को दूसरा वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।